हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है परसेंटेज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू 100, है ना। 100 के रिस्पेक्ट में क्या किसी चीज़ की वैल्यू है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन या फिर रेशियो कह दें और परसेंटेज के बीच में। तो इसकी सिंपल रिलेशन होती है, जैसे 35% लिखा हुआ है तो उसको अपन लोग फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100, तो अपन लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी उसकी। उसको फर्दर सॉल्व करने पर 7/20 आएगा, या यानी कि PYQ के फॉर्म में। सेम इसी तरह 72% को करेंगे। फिर और देखते हैं हम आगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशंस जो हमें बाई हार्टेड होने चाहिए, मतलब अच्छे से याद होने चाहिए मुँह जुबानी। तो लाइन से याद करते जाएं। पहला 1/2 इक्वल्स टू 50%, ये तो बचपन से ही मतलब याद ही है, लेकिन और भी काफ़ी सारे हैं, उनको भी अच्छे से देखिए। 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इक्वल्स टू 25%, 1/5 इक्वल्स टू 20%, 1/6 इक्वल्स टू 16.66%। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में 16 2/3% भी लिख सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन बचपन में पढ़ा है। फिर आगे 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, इन सब के परसेंटेज याद होने चाहिए हमको, है ना। 14.28%, 12.5%, ये सारे मैंने ये टेबल बना दी है। अब इसका आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस में इसी तरह आएगा, जैसे 12.5% लिखा होगा यदि, तो हमको पता होना चाहिए कि ये 12.5% 1/8 होता है। फिर कुछ और 1/13 का निकालेंगे, याद होना चाहिए मतलब हम लोगों को। 1/14 का, 1/15 का, 1/16 का, फिर 1/17 का, 1/18 का, 1/19 का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए उसको ना भी याद करें तो भी चलेगा, बट 1/16 तक तो याद होना ही चाहिए। और फिर 1/20 का तो बिल्कुल आसान है, वो सभी को याद है। और 1/25 का भी सबको याद है, 1/50 का भी सबको याद है, और होना भी चाहिए। अगर नहीं है याद तो कर लीजिए। फिर हम आगे देखेंगे परसेंटेज कंपैरिजन, है ना। परसेंटेज कंपैरिजन क्या होता है। इसमें टोटल 3 केस बनते हैं। पहला तो सबसे सिंपल है, और ये मतलब जिसको नहीं आता है वो मतलब परसेंटेज वीडियो जो देख रहा है वो पता नहीं क्या ही बोले, ये तो आना ही चाहिए, है ना। ए इज वाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू A/B इंटू 100। बचपन से अपन लोग रिजल्ट वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं तो यही मेथड यूज़ करते हैं, है ना। जितने मार्क्स आए हैं और जितने टोटल मार्क्स हैं, है ना, जितने मार्क्स आए हैं अपॉन जितने टोटल मार्क्स हैं इंटू 100, ऐसा करते ना। फिर सेकेंड केस ऐसा होता है कि अगर हमको A दिया हुआ है और एक B दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि A कितने परसेंट है B से, A कितने परसेंट B से। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कम है तो उसको हम लिखेंगे A और B का जो भी डिफरेंस होगा वो डिवाइड बाई करेंगे जो बड़ी क्वांटिटी होगी वो, है ना। जो बड़ी क्वांटिटी होगी, अगर मतलब लेस है तो फिर मोर, और अगर मोर है तो फिर लेस, है ना, वाइस वर्सा। तो डिफरेंस अपॉन मोर, है ना, डिफरेंस अपॉन मोर। यहाँ पे अगर लेस A इज वाट परसेंट लेस देन B, तो यहाँ पे मोर क्या होगा, यहाँ पर मोर होगा B, है ना। तो डिफरेंस अपॉन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A-B, या फिर B-A अपॉन B इंटू 100, तो क्या जाएगा परसेंट लेस।
जैसा एक एग्जाम्पल है इसमें समझाया गया है, इसको अच्छे से देखिए। एज इक्वल्स टू 32, बी इक्वल्स टू 80 लिया है, डिफरेंस बी माइनस ए है, ठीक है। तो डिफरेंस ऊपर रख दिया 48, नीचे 80, क्योंकि 80 बड़ी क्वांटिटी है। और आंसर कितना है 60%। सॉल्व करने पर तो हमें पता चला कि ए जो है वो 60% लेस है बी से। थर्ड केस बी इज़ वाट % मोर देन ए, ये भी सिंपल वॉइस वर्सा है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, अगर ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, ठीक, तो फिर कितने परसेंट है, हाउ मच % बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ एज, तो बी की इनकम कितने % कम है ए से। तो अब ऐसा यदि अगर हम इसको सॉल्व नहीं करें तो हमको लग रहा होगा कि यार ए की 25% ज़्यादा है बी से, तो बी की कितनी होगी, बी की 70 75 ऐसा कुछ लेकिन ऐसे नहीं करेंगे इसको, हम सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, ए को मान लेते हैं, या फिर सॉरी बी को मान लेते हैं कि 100 है, ठीक। तो ए की जो होगी वो कितनी होगी 100 + 25, क्योंकि 25% ज़्यादा है ना, क्वेश्चन में बताया गया है। तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस अपॉन मोर क्वांटिटी इंटू 100। यहाँ पे मोर क्यों लिया गया, क्योंकि 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 परसेंट लेस पूछा है। अगला एग्जांपल देखते हैं, इफ इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच % बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ एज। अगर ए की इनकम 40% कम है बी से, तो फिर बी की इनकम कितनी % ज़्यादा होगी ए से। पहला मेथड तो वही है जो पिछली क्वेश्चन में किया है ना, बेसिक मेथड सॉल्व्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। और सेकेंड मेथड ये है कि जो 20% है वो कितना होगा 1/5 होगा, ये तो हमें पता है ना। तो 40% कितना होगा, जस्ट उसका दुगना, तो कितना हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से हमें 40% की वैल्यू पता चल गई। दैट मीन्स B इज 5, अगर B 5 है तो फिर A 2 होगा, है ना। 2 नहीं होगा, सॉरी 2 कम होगा 5 से। अगर B 5 है तो A 5 से 2 कम होगा, यानी A कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस अब फॉर्मूला लगा दो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और % मोर पूछा था इसलिए लेस क्वांटिटी लेंगे तो 3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आंसर 66.66%। आंसर सॉल्व में करने की मेथड थी वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर एंड रेशियो ऑफ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 15:16, देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच % मोर देन सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, तीनों जो नंबर हैं वो पहले लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से करके, और फिर उसके बाद जो जो डाटा प्रोवाइडेड है वो लिखेंगे। अच्छा, हमने पहले याद किया था कि 8.33% की जो वैल्यू होती है वो 1/12 होती है ना। यदि नहीं याद हो तो पीछे इसी वीडियो में मैंने पहले बताया हुआ है, वहाँ जा कर के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/12 है ना, 1/12 क्या है, लेस देन है थर्ड नंबर से, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 1/12 लेस है, यानी कि यदि थर्ड नंबर 12 है तो 12 से 1 कम होगा फर्स्ट नंबर, यानी कि 11 होगा। फिर हम लोगों को 15 और 16 गिवन है, तो सेकेंड को की जगह 15 और थर्ड की जगह नीचे 16 लिख लिया। अब इन दोनों को हम लोग को कंबाइंड करके लिखना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 48 आया है ना, और रिस्पेक्टिवली इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा 44, 45,
48, है ना। ये 3 नंबर आ जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो एवरेज निकाल लिया। अब वो पूछा है कि एवरेज जो है वो कितने परसेंट मोर है सेकंड नंबर से। तो परसेंट मोर में हमें पता है कि पहले क्या निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन नीचे क्या लिखते हैं, अपॉन 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 लेस क्वांटिटी, है ना। तो लेस क्या था यहाँ पर 45, क्योंकि 46 बड़ा होता है। तो बस इसको फिर सॉल्व कर दिया, आंसर 1/5 इंटू 1/9 इंटू 100। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। तो सॉल्व होकर के हमको जो आंसर मिलेगा फाइनली वो आएगा 2.22%। यहाँ पर भी हमको पता था कि 1/9 इंटू 100 की जो वैल्यू होती है ना, वो पहले से ही हम लोग क्या किए थे, याद किए हुए थे। तो इसको सॉल्व करना क्या हो गया, ईजी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16 फाइंड परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। यदि एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था, उसको मान लेते हैं वो नंबर x है, उसको मल्टीप्लाई करना था 7/12 से, लेकिन उसने 11/16 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 7/12 से। तो कितने परसेंट एरर है। तो सबसे पहले करेक्ट जो है और इनकरेक्ट है उन दोनों को लिख लेंगे। तो जो करेक्ट होना चाहिए वो कितना है 11/16, इनकरेक्ट कितना है 7/12। अब इसको डायरेक्ट सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है इसमें, मतलब कि करेक्ट होने के इनकरेक्ट होने के बाद जो अंतर आया है वो गलत आया, मतलब बढ़ा है या मतलब क्वांटिटी बढ़ी है या घटी है ना। तो हमने 11/16 माइनस 7/12 किया। 7/12 माइनस 11/16 भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आया 5/48, यानी कि क्या है, ये इतना इंक्रीमेंट है ना। 5/48 is positive, that means there is increase in quantity, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे, अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो भी डिफरेंस है उसको ऊपर लिखेंगे, सॉरी 5/48 एक पॉजिटिव नंबर है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है ना, करेक्ट क्वांटिटी को इनकरेक्ट से घटाया था इसलिए। बस फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी फॉर्मूला था हमारा, डिफरेंस अपॉन मोर इंटू 100 लगा करके, और मोर की जगह क्या होगी वैल्यू, जो क्योंकि ये घटा हुआ है इसलिए मोर, है ना। और क्वांटिटी 11/16 है। सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपली। फिर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, फॉर इजी कैलकुलेशन वी कैन टेक LCM अर्लियर ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 का LCM ले लेते तो क्वेश्चन और इजी हो जाता, है ना। जो करेक्ट क्वांटिटी हो जाती है वो 32 हो जाती, और इनकरेक्ट जो होती वो 28 हो जाती। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन थोड़ी सी शायद कम करनी पड़ती। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाई 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो लेंथ थी वो 30% बढ़ाई गई है, और ब्रेड्थ जो थी वो 20% बढ़ाई गई है। तो जो परसेंट चेंज होगा एरिया में वो कितना आएगा, है ना, मतलब कितने परसेंट बढ़ेगी रेक्टेंगल का जो एरिया है रेक्टेंगल। तो इसको कुछ नहीं, सिंपली हमको एक फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर और अपना आंसर लाएंगे। तो वो जो फॉर्मूला है वो होता है x प्लस वाई इस केस में, है ना। जैसे जनरल फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100, है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज फार्मूला भी बोलते हैं।
यहाँ पर x जो है और y जो है वो क्या है, परसेंटेज चेंज है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर पॉजिटिव x तब यूज़ करते हैं जब इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है ना, और नेगेटिव x या फिर नेगेटिव y तब यूज़ करते हैं जब डिक्रीमेंट होता है। और बस जब एक बार x और y की वैल्यू पता चल गई तो फिर ये x y के मल्टीप्लिकेशन के बाहर जो प्लस माइनस है वो तो अपने आप कर ही सकते हैं सॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, परसेंट चेंज इन एरिया पूछा है, तो 30 + 20 + 30 × 20/100 कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म आंसर। तो 56% हमारा आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के लिए। अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो अगर किसी क्वांटिटी को या किसी नंबर को, किसी भी चीज़ को यदि हम 20% बढ़ाते हैं तो जो रिज़ल्ट में जो मतलब क्वांटिटी आएगी, जो रिज़ल्ट मिलेगा हमको, वो क्या होगी, 120% होगी। किसकी 120% किसकी होगी, पुरानी वाली क्वांटिटी के। यानी कि कितना हो जाएगा 120% को कैसे लिख सकते हैं, यदि क्वांटिटी पूछें, अगर मान लेते हैं पहली क्वांटिटी x थी तो 120x/100, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर 38% से यदि कोई चीज़ बढ़ती है तो वो 138/100 से मल्टीप्लाई होगी। 57% यदि बढ़ती है तो 157/100 से मल्टीप्लाई होगी। 220% बढ़ती है, 220%, तो फिर वो 320/100 से मल्टीप्लाई होगी। मतलब जो जितने परसेंट से बढ़ेगी उसमें 100 ऐड कर देना है और फिर उसके बाद उस चीज़ को, टोटल चीज़ को 100 से डिवाइड कर देना है ना। यदि डिक्रीमेंट है, यदि माइनस है, तो उसके केस में 100 से माइनस करना होगा, है ना। जैसे -42% है तो 100 - 42/100 कर देंगे, है ना, इन केस ऑफ डिक्रीमेंट, है ना, सिंपल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आते हैं, वो वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं या फिर सेट थ्योरी से। उनको कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। For example, let us take a question that in an examination 52% students failed in Hindi and 42% in English। यदि कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें 52% बच्चे भी हम लोगों को हिंदी में फेल हो पाए जाते हैं और 42% बच्चे यदि इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, और हमको यही पता है कि 17% बच्चे जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो फिर अब हमको पता करना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या तो फिर हम बेसिक मेथड अप्लाई करें, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, एक्स मानो, फिर उसके बाद फिर करते रहो आधा घंटा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम इसके लिए इजी मेथड ये अप्लाई करते हैं, जो वेन डायग्राम बना करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें एक चीज़ याद रखने की होती है कि हमेशा हमें याद करना होता है कि अगर डाटा फेल्ड का दिया हुआ है तो जो सेट आएगा या वेन डायग्राम बनेगा जो भी होगा तो वो किसका होगा, वो भी फेल्ड का ही होगा। और अगर हम डाटा यदि किसका, पास का दे रहे हैं तो फिर डाटा भी, सॉरी, तो फिर वेन डायग्राम और जो भी मतलब सेट बनेगा वो भी किसका बनेगा, पास स्टूडेंट का बनेगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये एक फिगर बना लिया है। इसमें एक गोला हिंदी को रिप्रेजेंट करता है और एक सर्कल इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो 52% है फेल्ड, और इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जो 42% फेल्ड है ना। तो 52 और 42 को हमने गोले के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गोले के अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो होगा, वो सिर्फ उस गोले को रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब कि 17 माइनस वाले एरिया को, है ना, इसलिए ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो 52 माइनस 17 इक्वल्स टू 35% और 42 माइनस 17 इक्वल्स टू 25%, है ना। ये तो हमने फिर जनरल मैथ लगा ली। बस अब यहाँ से सॉल्व करना कितना इजी हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि ओनली हिंदी में जो बच्चे फेल्ड हैं वो हैं 35%, और जो ओनली इंग्लिश में बच्चे फेल्ड हैं वो हैं 25%, है ना। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल फेल्ड बच्चे कितने हैं, है ना। ओनली हिंदी में जो फेल्ड हैं, ओनली इंग्लिश में जो फेल्ड हैं, और जो टोटल दोनों में फेल्ड हैं, मतलब हिंदी में भी फेल्ड हैं और इंग्लिश में भी फेल्ड हैं, वो उनका जो सम होगा वो 100% से माइनस करने पर हमको पास स्टूडेंट मिलेंगे, है ना। यानी टोटल जो फेल्ड स्टूडेंट हैं वो यदि हम टोटल स्टूडेंट से माइनस कर दें तो हमको क्या कौन से बच्चे मिलेंगे, जो बच्चे पास हैं, है ना। तो 100 माइनस 77 दैट इज इक्वल टू 23। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी, 33% कर दिया था, तो उसको 23 कर लेना, है ना। भी मैं शायद आगे लिख दूँगा। अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। एक फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा था, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। यदि a 52% है, b 42% है, a यूनियन बी ए इंटरसेक्शन b अगर 17% है गिवन है, तो a यूनियन b कितना आएगा, 77% आएगा। जस्ट सॉल्व कर लिया इस चीज़ को, है ना। तो ये जो सेट था, ये जो फार्मूला था, ये किस फेल्ड स्टूडेंट के लिए था, इसलिए ये चीज़ क्या डाटा आया, फेल्ड स्टूडेंट्स का। तो 100 में माइनस कर देंगे फेल्ड स्टूडेंट्स को, तो आंसर कितना आ जाएगा, पास स्टूडेंट्स का, यानी कि 23%, है ना। हाँ, तो वो जो प्रीवियस मेथड जो बताई थी उसमें ये करेक्ट कर लेना, है ना। 23% है उसका, 33 लिख दिया था मैंने गलती से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।